सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ब्लू वाली को रैप करा के ब्लैक कर दिया है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिकली बाइक जो है भाई, इस बाइक को मैंने पिछले 3 महीनों से ढूंढ रहा हूँ। रोज बात में आती है, आज वीडियो बनेगी, कल वीडियो बनेगी, आज बनेगी, बट फाइनली आज वो दिन आ गया है। बेसिकली इस बाइक के बारे में आज की वीडियो हम लोग जानने वाले हैं, जो कि अपने एक थोड़े अच्छे भाई हैं, जो कि YWB, आप लोगों ने भी व्लॉग्स और वीडियोस चेकआउट जरूर करी होगी उनकी। सो आज उनकी बाइक के बारे में जानेंगे, बिकॉज वो भी एक रिव्यूअर है, वीडियोस बनाते हैं, मोटो व्लॉगिंग करते हैं। तो इस बाइक से रिलेटेड ना, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है, बैक कैमरा बोला था कि भाई जो सच होगा मैं वो बताऊंगा। तो देखते हैं भाई कितनी हकीकत बताते हैं और कितना झूठ बताते हैं। वैसे तो देखो भाई, मेरे चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो जेन्युइनली चीज़ें हैं वही बताई जाती हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है। जो कुछ चीज़ें मुझे भी पता रहती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। खैर, इस बाइक के बारे में बात करते हैं कि कैसे क्या कहते हैं इस बाइक को लिया गया और भी बाइक्स को क्यों छोड़ दिया गया। मतलब आप अगर देखोगे 125cc सेगमेंट में बहुत सारी बाइक्स आती हैं, लाइक CNG का भी दौर चल गया है, काफ़ी लोग लेना भी पसंद कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के दिमाग में अभी भी सवाल है कि भाई बम के नीचे बैठा हूँ, कहीं फट गया तो उन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि क्या एक्सट्रीम 125R 2025 में आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगी या फिर नहीं रहेगी। सो ये है अपने भाई यश भाई। यश भाई कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं भाई, आप बताओ। बस भाई मैं बढ़िया भाई, थोड़ा कॉलेज के पर्पस में बिजी रहते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ घूमते हैं, किसके साथ वो तो मैं कह नहीं सकता, बट हाँ थोड़ा बिजी रहते हैं। चलो भाई अब शुरुआत करते हैं। आपका भी चैनल है, किस नाम से एक बार आप वो बता दो। मेरा चैनल है YW व्लॉग्स के नाम से, आप सामने पढ़ भी सकते हैं एक बार, अगर किसी को सुनाई ना दे तो। हाँ तो बिल्कुल भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर देना। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो, इस पे तो ओनरशिप आएगा, बट इन्होंने खुद से भी बहुत सी वीडियोस बना रखी हैं। इवन खुद भी रिव्यू भी बहुत सारे ले रखे हैं, वो भी एक्सट्रीम के। तो सबसे पहले तो भाई ये बताओ, इससे पहले आप बाइक कौन सी यूज करते थे? इससे पहले जो मेरे पास बाइक थी वो थी हीरो होंडा की ही पैशन थी, जो पैशन प्लस आती थी आपकी। अच्छा, पैशन प्लस। हाँ, वो बेसिकली ये था, मतलब हीरो के पुराने कस्टमर रह चुके हैं। हाँ जी। तो एक तरीके से वो भी रीजन बन जाता है मेन ये बाइक लेने का। तो बेसिकली जो मेन रीजन था ये बाइक लेने का मैं बताता हूँ। जब पैशन जो मेरी थी उसके एक्चुअली 15 साल हमारे पूरे हो चुके थे। तो आप सब जानते हैं जब 15 साल पूरे हो जाते हैं तो बाइक चल नहीं सकती, बाइक नहीं चल सकती। तो अच्छा वैसे मतलब चलो ठीक है, आपने ये तो चीज़ बता दी। पहले ये मैं जानना चाहता हूँ, कितने किलोमीटर चला दी है, कितने की ली थी और कितने टाइम पहले ली थी? ये ठीक है, थोड़ा सा। तो ये मैंने अभी तक चला दिया 10,500 किलोमीटर। ठीक है। और मेरी बाइक को पूरा 1 साल हो चुका है। मतलब फर्स्ट लॉट की बाइक थी क्या? हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल स्टार्टिंग की? हाँ जी, बिल्कुल स्टार्टिंग की। ये मतलब लास्ट साल में 7 मार्च को ली थी और आज आप जानते हैं 11-12 तारीख हो चुकी है दोबारा से मार्च में, तो 1 साल हो चुका है। हाँ ठीक है। और 10,000 किलोमीटर, 10,500 चला? 10,500 चल चुकी है। अच्छा, उस टाइम ली कितने की थी आपने? जिस टाइम मैंने ली थी उस टाइम मेरे को पड़ी थी 1,18,500 की पूरे। 1,18,000। अब थोड़ा महंगा हो गया वो प्राइस, थोड़ा अब हो सकता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो, लेकिन यही है कि आपको जो वेरी करेगा इतने करेगा, 1,18 या 1,19 ऐसे ही मिल जाएगा आप सबको, वैसे ही मिल जाता। बाकी ये टॉप मॉडल है ना आपका? हाँ जी, ABS वाला। हाँ, ये सिंगल चैनल ABS वाला मॉडल है भाई। भाई ने जो दूसरा वाला था वो वाला क्यों ना लेने का कोई रीजन? IBS ना लेने का रीजन ये था कि जब मैं बाइक लेनी थी मेरे को, तो मैंने मतलब बहुत बंदों से पूछा कि IBS और ABS में बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्योंकि मेरे को उस वक्त पे इतनी नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ABS जो आपकी वो सिंगल चैनल ABS में आता है, बेसिकली सेफ्टी वाइज आपकी बाइक ज़्यादा बेटर बन जाती है। क्योंकि IBS में ये है कि आपकी दोनों ब्रेक के साथ लगती है, तो कहीं ना कहीं आपको मेरे को लगता है कि ब्रेक शू ज़्यादा जल्दी घिसते हैं उसके, जो आपके ड्रम ब्रेक्स के शू होते हैं। तो मेरे ये रीजन था कि इसकी सिंगल चैनल ABS लेने का कि थोड़ी सेफ्टी बेटर हो जाएगी, तो मैंने ABS ले ली। ना बढ़िया भाई, ये चीज़ आपने सोची कि सेफ्टी के लिए, तो बढ़िया है। ठीक है, चलो। बाकी बहुत बार मेरे को इसके ABS काम में भी आया है। अच्छा, वो अभी आगे चल करके, हाँ वो आगे बताएंगे। चलो ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ बात करते हैं, इस सेगमेंट में ऑलमोस्ट 5 बाइक्स थी, मतलब 1 साल पहले तो नहीं, बट हाँ आ गई थी। NS 125 जो कि काफ़ी टाइम से चली आ रही है, इससे भी पहले की थी वो। रेडर 125 थी, CNG वाली बाइक भी थी, और इनकी N 125 भी आ चुकी थी। तो एक एक करके बाइकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रेडर के बारे में जानना चाहता हूँ, क्यों नहीं लिया आपने वो? बल्कि उसमें तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, स्प्लिट सीट भी है, ऐसे भी है, वैसे भी है। तो मेरा जो मेन रीजन था ये लेने का, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, जिस टाइम पे मेरे को बाइक लेनी थी उस टाइम पे मेरा इससे पहले फाइनल था NS 125 का। ठीक है। NS 125 मेरी फाइनल हो चुकी थी, पर एक्चुअल में दिक्कत क्या थी कि मेरे थोड़ा घर वालों की प्रॉब्लम थी कि बाइक ऐसी लेनी थी जिसमें घर वालों को दिक्कत ना रहे, जो साथ में मेरे बैठ सकें। हालांकि फिलहाल में वो प्रॉब्लम आ रही है कि घर वालों को दिक्कत होती है थोड़ी बैठने में, पर उस टाइम पे ये था कि उन्होंने सोचा कि तेरे को ऐसी बाइक दिलाएंगे जिसमें बैठने में दिक्कत ना हो। तो वो मेरे को बोल तो रेडर का ही रहे थे, पर मेरे को पर्सनली उस टाइम पे ये था कि एक होता है ना कि थोड़ा जवान आप होते हो, तो आपको लुक थोड़े ऐसी पसंद आती है इसमें स्पोर्ट्स बाइक वाला, मतलब लोग देखें। हाँ, थोड़ा लोग देखें, बाइक थोड़ी अपीलिंग लगे रोड पे। तो सबसे पहले तो इसको मेन रीजन लेने का ये था कि लुक्स थे, जो कि मेरे को और किसी बाइक में नहीं लगे। NS 125 थोड़ा इससे मैच करती थी लुक में, पर ये था कि उसका लुक बहुत टाइम से बिल्कुल सेम चला आता जा रहा था। मतलब उसका NS 125, NS 160 और NS 200 का बिल्कुल सेम लुक था। 400 को भी वैसे ही बनाया है। हाँ, 400 को भी ऑलमोस्ट सेम बनाया है। ऑलमोस्ट सेम बनाया है, बिल्कुल। तो ये लेने का मेन रीजन ये था कि बिल्कुल मार्केट में नहीं थी और बिल्कुल फ्रेश लुक के साथ थी। ऊपर से फिर हमारी फीचर भी नहीं थे, और मिनी Z900 भी है ये। मिनी Z900 है, चलो ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जानना चाहूंगा CNG के बारे में और N 125 के बारे में, अगर थोड़ा सा, क्योंकि उस टाइम शायद आई नहीं थी N 125 थोड़ी लेट आई है, उसके बाद ये लॉन्च हुई है। तो थोड़ा सा ऐसा जानना चाहूंगा क्या क्या थॉट्स हैं आपके उस बाइक? तो मैं बताता हूँ, पहले मैंने N 125
और मैंने सीएनजी वाली बाइक दोनों चला रखी हैं। तो सीएनजी वाली बाइक तो ये कि बेसिकली वो कहने को 125 सीसी जरूर है, पर वो बेसिकली एक तरीके से फर्स्ट इन इंडिया वाला काम हो गया कि उसमें सीएनजी लगा दी गई है। अब जब मैंने उसको चलाया गया तो पहली बात तो मेरे को वो थोड़ी बाइक समझ में नहीं आई, ठीक है, क्योंकि उसकी वो काफ़ी ऊंची लगी, ऊपर से फिर उसकी सीट इतनी लंबी है और सीएनजी वाली चीज़ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी रहता है कि भाई बिल्कुल एकदम नीचे बम के नीचे बैठे। बम के नीचे सिलेंडर लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डर भी रहता है। तो मुझे सीएनजी मतलब पहली बार में भरोसा नहीं किया जा सकता। हाँ, पहली बार में उसका भरोसा नहीं करा जा सकता। ठीक है। तो ये था कि वो बिल्कुल नई नहीं थी, कुछ भरोसा नहीं था बाइक चले ना चले, तो उसका तो कभी दिमाग में आया ही नहीं कि सीएनजी वाली बाइक ले हम। ठीक है। ठीक है, बाकी बात रही N125 की, तो N125 कहने को तो इसके बाद ही आई थी, पर मैंने वो भी चलाई। वो बाइक कहने को अच्छी बाइक है, दिखने में भी अच्छी है आपकी, पर ये है कि कहीं ना कहीं मुझे इसके कंपटीशन में उतना नहीं है। हाँ, इसके कंपैरिजन में मेरे को उसकी पावर बहुत कम लगी। मतलब बेसिकली जैसे ये एक बार आप इसको भगाओगे तो एकदम खींचती जाती है, वो उतनी कुछ खास नहीं लगी मेरे को खींचने में। अच्छा अच्छा, तो ये देखो भाई, आई होप सो आप लोगों को सारी बाइकों को भाई ने बहुत अच्छे से बता दिया है। अब आते हैं थोड़ा आपकी बाइक के बारे में। बहुत तारीफ सुन ली मैंने कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। 10,500 किलोमीटर चला दी है। प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहता हूँ 1 साल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आई थी मैं आपको ना बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा, जब से लिए तब से। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो पहली प्रॉब्लम तो मेरे को जब 3-4 दिन में ही आ गई थी। जब मैंने ली थी 90 किलोमीटर के अराउंड मेरी बाइक चली थी, तभी मेरी सबसे बड़ी दिक्कत आई थी कि मेरी जो इसकी एक्सीलेटर वायर है वो हो गई थी कट, बिल्कुल कट गई थी 3-4 दिन के अंदर ही टूट गई थी। अच्छा, अब उसका मेन रीजन बताता हूँ मैं। काफी बंदे जब बाइक लेते हैं ये वाली, मैं दोबारा बताना चाहूंगा, मैंने अपनी वीडियो में काफी बताया है कि जब ये लेने जाओ तो आप इसकी पीडीआई बहुत अच्छे से करो, जो कि आओ मैं आपको और पास आके दिखाता हूँ। अगर आप देख सकते हैं, आपको जो ये वाली चीज है इसके अंदर आपके एक्सीलेटर वायर को अटका के भेजा जाता है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। वो शोरूम वालों का काम होता है कि वो यहाँ से एक्सीलेटर वायर को निकालें, उसके बाद आपको बाइक दें। तो कई बार होते हैं वो एक्चुअली भूल जाते हैं या फिर वो निकालते नहीं है, और पीडीआई के वक्त हम भी इस पर ध्यान नहीं देते। हाँ, ऑब्वियसली बात है, इतना अंदर है कौन देता हाँ, है। कोई ध्यान नहीं देता। तो मेरे साथ भी सेम चीज हुई, मेरा ध्यान गया नहीं। अब मैं इसको जैसे तैसे यहीं पे वायर अटकी हुई थी मेरी, उसको मैं घर ले गया, जैसे जैसे हैंडल कटा मेरा वो वायर कट गई। ओके। और हुआ क्या, फिर एक दिन मैं ऐसी रेड लाइट पे खड़ा था, वहां से मैंने यूटर्न काटा, उसका वो वायर पूरी मुड़ गई और वो फिर जैसे सीधा करा तो वो एकदम पूरा आरपीएम उसका खिंचता गया, वो पूरा 10,000 पे खिंचती गई। भाई साहब। फिर वहां से उसको मैं पैदल घर लेके गया। बड़ी दिक्कत आई थी। तो ये चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी लेना चाह रहा है, कोई नहीं अभी लेने वाला है, जैसे बहुत बंदे अभी वेट कर रहे थे सिंगल सीट का, सिंगल सीट भी बहुत आ चुकी है ऑलमोस्ट, कुछ टाइम में शायद आपको मिलने भी जाएगी। तो पीडीआई जरूर कर लेना इसकी, और अगर ये यहाँ पे अटकी हो तो उसको निकाल लेना यहाँ से, ताकि वो थोड़ा आप सेफ साइड हो जाओ। हाँ, और अगर जैसे मान लो कई बंदे ने ली है, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो एक चीज मैं और बताता हूँ, उस वक्त पे मेरे को हीरो की तरफ से इतना कोई सपोर्ट मिला नहीं था। अच्छा, मतलब इसमें थोड़ा आऊंगा, ये थोड़ा सा आगे ठीक है, ये अभी आगे ये एक पहली प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को लगभग 3-4 महीने तक वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद जो सीधा प्रॉब्लम आई थी वो मेरे को आई थी कि इसका, आप यहाँ से देख सकते हैं, भाई ने पूरा भाई R&D कर दिया बाइक लेने के बाद। जो ये आपका ये वाली चीज है बेसिकली, जहाँ पे ACLA आपका लिखा हुआ है, ये मेरा यहाँ से इंजन ऑयल कर गया था लीक। ठीक है, तो यहाँ ये मतलब पे सबकी बाइक में ही हो रहा है। ये ऑलमोस्ट बहुत सारी बाइकों में हो रहा है। तो पहले टाइम में तो मेरा ये जो था, ये इसका फ्री चेंज हुआ था। बेसिकली यहाँ पे एक गैसकेट डलती है, वो बोलते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो पहली बार में उन्होंने मेरी फ्री चेंज कर दी थी। ठीक है, वो पहली बार चेंज कराने के बाद लगभग उसके बाद से मेरी 2 बार ऑलरेडी वो कर चुकी है लीक दोबारा से। अच्छा। और उसके बाद से वो 2 बार का पेमेंट मेरे को करना पड़ा। हालांकि वो इतना कुछ बड़ा पेमेंट है नहीं, पर वही बात है कि जब हमारी गलती नहीं है तो हम पेमेंट क्यों करें उस चीज की। और इसी बात है, अंडर वारंटी होगी वो चीज, वो अंडर वारंटी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये है कि वो 45 रुपीज़ की गैस किट होती है, वो मैं 2 बार डाल चुका हूँ। हालांकि उसकी लेबर चार्ज नहीं लगती, पर स्टिल एक होता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, तो उसका रीजन मेरे माइंड ऐसा रहता है ना, आप कभी बाय चांस लॉन्ग टूर पे चले जाओ तो क्यों ऐसा क्यों होता रहता है। बिल्कुल सही बात है। तो वही है कि अब दिक्कत कुछ नहीं है इसको डलवाने में, इतने कोई खास रुपए तो है नहीं, ज्यादा पैसे हैं नहीं, पर वही बात है कि जैसे मान लो हमारी जब गलती 45 रुपए के चक्कर में माइंड वो रहेगा ना, हाँ, बार बार दिमाग में आता रहता है। अब जैसे मैं इसको बहुत दूर दूर भी लेके गया हूँ, 2-3 मैं इसको भी ट्रिप मार चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को डाउट रहता था हमेशा कि भाई बीच में ब्रेक डाउन ना हो जाए। हाँ, समझ गया, बिल्कुल तो वो दिक्कत रहती थी बड़ी। उसके अलावा अच्छा, एक चीज का और दिक्कत पूछना चाहूंगा मैं अपनी तरफ से। सस्पेंशन में आपका, क्योंकि आपका फ्लॉस स्लॉट की बाइक थी, सस्पेंशन का लीक का कुछ ऐसा? मैं बताता हूँ सस्पेंशन का एक्चुअली क्या है कि जितने मेरे दोस्त हैं और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने फर्स्ट स्लॉट से बाइक ली थी, तो उनका 1 से 2 बार सस्पेंशन चेंज हो चुका है। अब मेरे को पता नहीं मेरे साथ अच्छा या क्या है, मेरा अभी तक फिलहाल में सस्पेंशन में दिक्कत नहीं आ रहा। अच्छा, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जो पीछे का सस्पेंशन है वो अब जाके हल्का फुल्का बेसिकली होता है ना, बिल्कुल माइनर फील होता है कि एक छोर बैठ रहा है वो, तो अब थोड़ा बहुत लग रहा है। बाकी अब देखते हैं, अगर ये लीक करता है कुछ टाइम में, चेंज कराना पड़ता है तो फिर तो पैसे लेंगे, क्योंकि साल भर हो चुका है उसका ऑलमोस्ट।
बाकी देखेंगे हम क्या सीन इसका बैठता है। अभी फिलहाल में मेरे को सस्पेंशन में इतनी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉब्लम्स कुछ अभी तक कुछ ऐसी? उसके अलावा प्रॉब्लम्स, एक जो मेजर प्रॉब्लम फिलहाल में, पहले तो हल्की फुल्की आती थी, अभी जैसे 1 साल हो गए 10,000 चल गई है, अब थोड़ी ज़्यादा आ रही है। जैसे इसको आप ट्रैफिक में लेकर मैं चलता हूँ तो बीच में काफ़ी बार ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अच्छा, बंद हो जाएगी? हाँ, खुद ही से बंद हो जाती है। मतलब जैसे ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा क्लच छोड़ दिया या कुछ कर दिया। पहले गियर सेकंड गियर पे बाइक होती है नॉर्मल, जो आप चाहो तो आपको पता होगा कि आप जैसे इसका क्लच छोड़ दो और सेकंड गियर में बाइक है, ऑटोमेटिक वो चलती भी रहती है थोड़ी थोड़ी। अगर वो चीज़ भी कर दो तो ये बीच में काफ़ी बार बंद होती है। अब उसका रीज़न मेरे को पता नहीं क्यों होती है, और मैंने एक बार दिखाया भी इसको सर्विस सेंटर पे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। बाकी अब देखते हैं इसका भी कोई अगर सोल्यूशन मिलता है तो, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत दिक्कत इस चीज़ की आ रही है कि बहुत बार बंद हो जाती है ये। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम भाई? मुझे तो लग रहा है खत्म ही नहीं होगी वीडियो प्रॉब्लम से पहले। ठीक है। और वैसे प्रॉब्लम देखो, वैसे तो इसमें और कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये है कि एक चीज़ में और अभी याद है, एकदम से याद है कि जैसे इसका आपने अभी देखा कि मैंने बताया एक्सीलेटर वायर यहाँ पे अटकी होती है। ठीक है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि क्लच वायर भी पे ध्यान रख लेना। कई बंदों का मैंने देखा, उनकी क्लच वायर भी बेसिकली अटक रही थी काफ़ी जगह पे ना, ऐसी अटका के। तो क्लच का भी ध्यान रखना, क्लच वायर का। बाकी इस बाइक में मेरे को वैसे और कोई इशू नहीं आ रहा। ये है कि एक चीज़ और है, वो बेसिकली वैसे तो हर बाइक भाई क्या अच्छा है इसमें, ये बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ। उस पर भी आएंगे अभी। ठीक है। तो वो वैसे तो हर बाइक में वैसे यूजुअली रहता है जिनके में डिजिटल मीटर होता है। ठीक है। जो कि देखो जैसे इसके अंदर पेट्रोल है, काफ़ी इसका टंकी खोल के काफ़ी पेट्रोल लिख रहा है, लेकिन वहाँ पे मीटर में हमेशा कम शो करता है, ब्लिंक करेगा, ब्लिंक करता रहेगा। तो बेसिकली वो मेरे को ना कहीं दिक्कत देता है कि जब पेट्रोल डलवाने की जरूरत ना भी है तब भी उसमें मीटर में जब शो करता है कि पेट्रोल कम है तो भरवाना पड़ जाता है बार बार। तो मेरे को दिक्कत करते हो कभी कभार चीज़ ना। समझ गया, कंफ्यूज करता होगा। हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है कि कितनी चलेगी उसमें, कितनी नहीं चलेगी। ठीक है भाई। तो कमियों की भाई पूरी की पूरी 12 मिनट की वीडियो हो गई है, अब थोड़ी अच्छाइयों पे बात करते हैं। ठीक है। परफॉर्मेंस के बारे में आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में वीडियो बोला कि इसकी पावर मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो कितनी अच्छी है? जैसे सिटी में चलाने के लिए आपने लॉन्ग राइड्स भी करी है, तो कैसा एक्सपीरियंस है? मैं बताता हूँ। जैसे लॉन्ग राइड्स में मैं इसको लेके जा चुका हूँ 2 बार, मैं इसको पहाड़ों पे ले जा चुका हूँ। कहाँ? जैसे एक बार मैं नैनीताल ले गया और एक बार मसूरी ले गया। ठीक है। तो वैसे जैसे नॉर्मल आपकी चढ़ाई होती है, नॉर्मल चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जहाँ पे होता है आपका थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन आ जाएगा, वहाँ पे आपका ये है कि ये सिर्फ फर्स्ट गियर पे चलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पहले गियर पे पावर लूज है, पहले गियर पे बिल्कुल प्रॉपर चलेगी। सेकंड गियर डालोगे तो हल्का फुल्का लग सकता है कि नहीं पावर छोड़ रही है, ये रहता है। और थोड़ा बहुत कहीं ना मुझे जब मैं मसूरी लेके गया था तो मसूरी में मेरे को थोड़ा बहुत फील हुआ कि सेकंड गियर में भी इसका पावर थोड़ा लूज कर रहा था। ठीक है। लेकिन जब नैनीताल अभी रिसेंट में हो क्या मैं कुछ लगभग 1 महीना पहले हुआ, मुश्किल से 1 महीना होगा, वहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं दी ऐसी। हाँ, और बाकी ऐसा सिटी विटी में देखो, आप तो लॉन्ग राइड कर रहे हो, बट ज्यादातर मुझे लगता है लोग उतना फोकस करके, हाँ, क्योंकि कंप्यूटर सेगमेंट की है तो मोस्टली अपना कॉलेज जाना है, आना है, ऑफिस जाना है, तो उस हिसाब से क्या करना? उस हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो देखो 2-3 चीजें हैं, उसमें भी हल्का फुल्का डिसएडवांटेज आ गया है। ठीक है। हीरो वाले नहीं छोड़ने वाला जो मुझे पर्सनल फील होता है। तो देखो, अगर जैसे आपका डेली का कम्यूट है 50 से 60 किलोमीटर का हो जाता है, मतलब अगर आपका कॉलेज या ऑफिस जो भी जाता है आपके घर से 30 किलोमीटर वन साइड पड़ जाता है, तो काफ़ी बंदे होंगे जो अब डेली मतलब बिना रोके जस्ट चलते रहते हैं कि बहुत जल्दी पहुंच जाए, लेट हो जाते हैं। मेरे साथ भी वो चीज़ है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि जैसे इसको अगर मैं लगातार 30-35 किलोमीटर चला लूँ दिल्ली की ट्रैफिक के अंदर, हैवी ट्रैफिक के अंदर, तो मेरे कमर और कहीं ना कहीं जो मेरे ये वाली चीज़ है जिससे एक्सीलेटर पकड़ते हैं, रिस्ट, तो रिस्ट काफ़ी हल्का फुल्का ऐसा लगता है दर्द करनी शुरू कर देती है वो 30-35 किलोमीटर के अंदर अंदर ही। अब वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मेरा हाइट का इशू तो तुम्हारा डिफॉल्ट है, ये बाइक का डिफॉल्ट नहीं है। ये इसलिए मैंने बोला कि हो सकता है सिर्फ मेरे साथ ही होता हो। सही बात है। बाकी वो चीज़ है। बाकी तो आप लेना चाहे तो 30, देखो अगर आपका डेली कॉलेज अप डाउन है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। माइलेज का मैं बात करूँ तो देखो, वैसे तो सबको पता है राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अब मिलने को बंदों को 60 तक की भी काफ़ी बंदों को मिली है। मेरे को अगर मैं पर्सनल बात करूँ, मेरे को हाईएस्ट माइलेज आज तक निकल गई है इसकी 53 की। 53? हाँ जी। और कंपनी 66 क्लेम करती है। हाँ जी। तो और 53 क्या कहना चाहते हो? ठीक है माइलेज ना? हाँ देखो, जिस हिसाब से मैं चलाता हूँ उदास होके बोला भाई तुमने, उदास होके बोला हाँ ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं हूँ। नहीं देखो, मैं बताता हूँ एक्चुअल में क्या है कि अब अगर आप चाहो, ये सोचो कि अगर आपको परफॉर्मेंस आप साथ से ले रहे हो तो ये आपको माइलेज साथ साथ दे, तो दोनों चीज़ें साथ में नहीं होंगी। तो ये है कि मेरे को मज़ा आता है चलाने में, खींचने में। मैं इसको फुल खींच के चलाता हूँ, तो ऑफ कोर्स क्या उस तक में माइलेज कम ही आएगी। अब मैंने जो आपको 53 माइलेज बताई, मैं आपको ये बता दूं कि वो मेरे को विद पिलियन मिली है। अच्छा। तो ये नहीं है कि सिंगल मिली है। तो 53 में मतलब ये तब किया जब मैंने इसका माइलेज टेस्ट करा था। मतलब वैसे मैं इसकी माइलेज देखता नहीं हूँ यूजुअली में, मैं बस चलाता रहता हूँ मजे से। तो मैंने इसका माइलेज, वो खुद इंडिकेटर दे के कह देती है कि तेल डलवा लो जो तो ठीक है। 53 की माइलेज मेरे को पिलियन में मिली थी जब मैंने इसका 1 लीटर माइलेज टेस्ट करा था। उसकी अगर आपको वीडियो देखना है मेरे चैनल पे विजिट भी कर सकते हो, मैंने डाल रखी है। तो प्रमोशन कर लिया भाई ने,
आगे ठीक है तो कोई नहीं। सिंगल में आपको कहीं ना कहीं जैसे अगर आप आराम से चलाओ तो आपको कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनल ऐसा लगता है कि आपको आराम से 55 to 57 के तो दे देगी, अगर 60 नहीं दे पा रही तो 60 नहीं दे पा रही तो ठीक है। वैसे भी तो खैर क्लेम जो करती है उससे थोड़ा कम ही आता है, थोड़ा तो कम होता ही होता सेम है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी, क्योंकि आपकी डिपेंड करता है कि आप जाम में चला रहे हो, कैसे चला रहे हो। ठीक है चलो भाई, ये चीज़ आपने बता दी। आपने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला कि मैंने ABS वाली बाइक अपनी सेफ्टी को देख करके ली थी, कुछ इंसिडेंट भी हुआ, तो ब्रेकिंग के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, आगे पीछे दोनों, क्योंकि पीछे तो ड्रम आता है इसमें, आगे आपका डिस्क है सिंगल चैनल ABS 276 है mm शायद, आई थिंक। हाँ मेरे ख्याल से। साइड, हाँ तो क्या कहना चाहते हो ब्रेकिंग के बारे में? तो देखो वैसे तो इसका जो सिंगल चैनल ABS है काम का तो बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंगल चैनल ABS पे ड्रम ब्रेक का कॉम्बो है वो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग अच्छी भी करता है लेकिन बेकार भी करता है। क्योंकि जैसे मान लो बहुत बंदों को आदत होती है, वो यूजुअली में क्या करते हैं, क्लच दबा देते हैं। उनको आदत नहीं होती कि वो क्लच छोड़ के ब्रेक लगाए या फिर इंजन ब्रेकिंग कर पाए। तो कई बार क्या होता है, बंदे उस वजह से ठुक जाते हैं ABS होने के बावजूद। उसमें होता क्या है कि आप स्पीड में जा रहे हो, आपके सामने कोई आ गया एकदम से, तो सबसे पहले जो आपका पैर लगता है ब्रेक पे, रियर ब्रेक पे, और इसमें सिर्फ ड्रम ब्रेक है, एकदम से स्किड करती है और फिसलती है। तो ABS फिर आगे करेगा ही क्या? हाँ ABS को उसमें कर नहीं पाएगा कुछ। तो अब यहीं पे बात करी जाए सिर्फ ABS की, तो ABS में मेरे को काफी बार इसने बचाया है। काफी बार हुआ है कि मैं 80 90 100 पे चल रहा हूँ, मेरे सामने एकदम से कोई आ गया। ये है कि ब्रेकिंग का हल्का फुल्का टाइम मिल जाता है 5 से 6 सेकंड, उसमें ये मान लो अगर मैं 100 पे चल रहा हूँ और मैं इसकी फुल ब्रेक देता हूँ तो ये 100 से बहुत जल्दी 30 40 पे पहुंच जाती है। हाँ मतलब ब्रेकिंग इसकी काफी अच्छी है। और मेरे को बहुत बार मेरे साथ सीन हुए हैं कि मैं मतलब यूजुअली मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर काफी बार मैं कुछ ऐसी चीजें कर देता हूँ जो नहीं करनी चाहिए, भगाने वाली। तो विली भी मार देता हूँ, मैंने देखी है। तो काफी बार हुआ है कि मेरा बहुत कहते हैं ना एक नियर हो जाता है, नियर एक्सीडेंट सीन हो जाते हैं, नियर डेथ। हाँ नियर डेथ सीन हो जाते हैं। तो वो बहुत बार बचाओ मैं उन चीज़ों से ABS के चक्कर में। तो ABS काम का बड़ा है, इसका काम का बड़ा है। चलो ठीक है भाई। अब बात करते हैं, घर वालों ने आपको बोला था कि राइडर दिला देते हैं, थोड़ी सी सीट कंफर्टेबल है, क्या कहना चाहते हो? राइड करी इतनी लंबी, क्या एक्सपीरियंस आपका? तो देखो जितनी मैंने लंबी राइड करी, अब देखो मैं बताता हूँ मेरा पर्सनल सीन क्या है कि मेरे को थोड़ा बहुत घर से परमिशन नहीं है कि मैं 1 डे से ज़्यादा का राइड मारूँ। तो मेरा, आप शायद सुन के हैरान हो गए और आपके व्यूअर्स भी, कि मैंने मसूरी और नैनीताल दोनों 1 डे में अप डाउन करा है। 1 डे में? हाँ जी, मतलब रात को निकले फिर सुबह आ गए। अरे भाई तो खतरनाक हो भाई, तुम खतरनाक हो। फिर तो घर वालों को समझाओ कि एक दिन रेस्ट जरूरी है मेरे लिए भाई, समझाओ। अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है वो चीज़ का। तो वैसे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, पर ये है कि देखो 5-6 घंटे जाना होता यार है। तो फिर तुम घूमने क्या गए? मैं तुमको वही बताता हूँ कि देखो अब जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको देखो, जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको देखना पसंद है कि ये बाइक पे लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं जितना कर सकता हूँ वो इतना ट्राई करता हूँ। ठीक है। तो उनके लिए मैं ये है कि जैसे होता है वैसे करके आ जाता हूँ। जैसे नैनीताल लॉयल फॉर सब्सक्राइबर्स। हाँ, ओनली फॉर सब्सक्राइबर। बिल्कुल। तो वैसे तो मेरे को और कोई दिक्कत आई नहीं। यही है कि इतनी लंबी आप हल्की फुल्की राइड करते हो और बीच में ब्रेक्स कम लेते हो, तो आपके सबसे पहले तो बम जाते हैं। बिल्कुल। और बम के साथ साथ फिर यही है कि एक मेरी हाइट का थोड़ा इशू हो जाता है। मेरी हाइट 5'7" है, तो कहीं ना कहीं मेरे कंधे बहुत जल्दी और बेसिकली कमर बहुत जल्दी दर्द होती है। क्योंकि मेरा एक्चुअली हेलमेट आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा मैं आपको बताता हूँ। मैंने हेलमेट पहनता हूँ एक्सॉर का हेलमेट काफ़ी हैवी भी होता है, साथ में कैमरा लगाओ तो और हैवी हो जाता है। और साथ में मैं सिंगल गया था तो मेरे को बैग भी पहनना पड़ा। तो मेरे को बस ये था कि मेरे को कहीं ना कहीं पर्सनल ये हुआ कि मेरे को कमर और गर्दन और बम, उनमें थोड़ा दर्द हुआ। और कोई बाइक में तो इशू किस नहीं आया। ये तो देखो भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो लॉन्ग राइड्स के लिए बनी नहीं है, आप जबरदस्ती ले गए हो तो वो आपकी हो गई कि भाई ले जानी है मेरे को, ठीक है। अच्छा, पिलियन सीट्स के बारे में क्या कहना चाहते हो? सीट के बारे में, पिलियन सीट देखो, मम्मी कभी बैठी हो या गाली वाली बकी हो, कुछ तगड़ी वाली, क्या मैं बताता हूँ। तो जब मैं बाइक को घर ले, अभी मैंने सुना था बैक कैमरा बोल रहे थे सिंगल सीट लगवा के रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो बेसिकली ये है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको, अगर वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि मेरे को घर वाले ने बहुत फोर्स करा था कि ये मत लो, रेडर वगैरह ले लो, या फिर मेरे को तो SP कह रहे थे पहले, मतलब सिंगल सीट होनी चाहिए, सिंगल सीट होनी चाहिए बेसिकली। और वो बेसिकली ये नहीं कर रही थी कि स्पोर्ट्स कैटेगरी दिखे, वो चाहते थे कि जैसे मेरे पास पहले पैशन थी तो उस जैसी बाइक दे, वैसी कुछ दिला दो। तो ये था कि जब बाइक लेने का टाइम था तो मेरा थोड़ा बहुत यूट्यूब जो चैनल था मैंने उस वक्त जस्ट क्रिएट ही करा था, और मेरे बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे को उसका एडवांटेज हुआ कि मैंने उसका फायदा उठा के ये बोला है कि नहीं मेरे को बाइक चाहिए थोड़ी, एक तो ऊपर कैटेगरी की चाहिए। अब मैं उनसे डिमांड कर रहा था मिनिमम 200 की, लेकिन उनको पता है कि मैं थोड़ा कैसे चलाता हूँ। भाई मेरे साथ भी हो चुकी है ये चीज़। मैं अपने पापा से पैशन बोल रहा था, मेरे को सॉरी पल्सर बोलता था, मुझे पैशन दिलाई गई। तो वो चीज़ है, कोई वो हो जाता है। तो मेरे को फिर उन्होंने बोला है कि देखो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ कि तुमको 125cc कैटेगरी की बाइक दिला दूंगा, क्योंकि उनको लगता था कि वो भगेगी नहीं। हालांकि उनको पता नहीं है कितनी भग जाती है। जाती है। तो
अच्छा, टॉप स्पीड वैसे कितनी अचीव करी इस पे? इसकी टॉप स्पीड मैंने अचीव करी है 118 118 उससे ऊपर जाती है या नहीं? नहीं, मेरा जो इसका मीटर है, मेरे मीटर में 118 पे जाके इसका लिमिटर आ जाता है। दोस्त यार की बाइक का? दोस्त यार की बाइक में ये है कि हो सकता है उनका वैसे मीटर एरर हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनकी बाइक में कभी कभी जैसे 121 123 पे लिमिटर देती है। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है भाई। अब थोड़ा सा आते हैं भाई चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आपने ब्रेक्स बता दिए, टायर्स के बारे में, लाइक आप मसूरी गए, लीन वीन तो खूब दबा के करिए, जिस हिसाब से भगा रहे हो, दिल्ली जब नहीं छोड़ रहे तो पहाड़ तो छोड़ चुके भाई, फिर तो क्या कहना? तो देखो टायर की अगर बात करें, क्योंकि इसमें 120 सेक्शन रियर में आता है और आगे शायद 100 सेक्शन का टायर, इसमें एमआरएफ का टायर्स हैं। हाँ जी। तो देखो अगर तो लीन वगैरह की बात करें, बिल्कुल, तो देखो यहाँ पे अगर जैसे मैं नॉर्मल दिल्ली की सड़कों पे लीन करता हूँ, वहाँ इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। कहीं ना कहीं पहाड़ों में ना ऐसा हल्का फुल्का जैसे लगा कि जैसे आप गियर डाउन करते हो, एकदम से गियर डाउन करते हो तो टायर स्किड करता है। उसका तो बेसिकली रीजन ये है कि एकदम हायर आरपीएम से लोअर आरपीएम पे आती है, इसलिए वो एकदम से स्किड मारता है। हालांकि इसमें और कोई दिक्कत नहीं आती, टायर काफ़ी लीन के हिसाब से काफ़ी फैट भी है और काफ़ी सही भी है, तो लीन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल में मेरे को आज तक। चलो भाई ठीक है। आगे पीछे दोनों के ब्रेक्स, ओ मतलब टायर्स ओके रिपोर्ट है, ठीक है भाई। चलो अब ये सारी चीज़ हो गई। आपने बोला आप मसूरी गए, एक ही दिन रात में गए, वापस भी आए। हेडलाइट्स के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा लाइट तो इसमें दिख नहीं रही कहीं पे भी। ठीक है, तो हेडलाइट्स के बारे में क्या, सिटी का भी जानना चाहता हूँ, और लॉन्ग राइड तो आपने कर दी तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा। हेडलाइट्स का ये है कि जैसे आप जाते हो हाईवे पे जाते हो तो उन पे थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, तो उसके साथ में तो इसके हेडलाइट में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे अगर मैं जाऊँ थोड़ा बिल्कुल जैसे होते हैं हाईवे जिन पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती हैं, बिल्कुल अंधेरा रहता है, तो उसमें मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा फील हुआ कि लाइट्स हल्की कम है, बिल्कुल हल्की, वरना इसकी लाइट सफिशिएंट है। जैसे आप नॉर्मल बंदे चलाते हैं, कई बार होते हैं किसी को रात में कुछ काम आ जाता है, चलते हैं वो, तो यूजुअली तो आपको स्ट्रीट लाइट्स मिल जाती हैं, तो आपको वैसे इसके हेडलाइट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब हाईवेज पे ये है कि आप बिल्कुल जब जिन पे लाइट्स नहीं होती उन पर आपको चाहिए कि बिल्कुल आगे तक विजिबिलिटी मिल जाए, तो वो ये चीज़ है कि इसकी विजिबिलिटी है काफ़ी लंबी है, पर मेरे को जितनी चाहिए थी उतनी कम है, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे को एक्स्ट्रा लगवानी लाइट की जरूरत है। बाकी आपको नॉर्मल जैसे आप सब हैं तो आपको इतनी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब सिटी में चलते हाँ, तो सिटी वालों को बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, सिटी वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने बता दी। वाइब्रेशंस के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा, और हीटिंग इशू अगर थोड़ा बहुत बता सको आप तो। ठीक है, तो वाइब्रेशंस का ये है कि जैसे स्टार्टिंग में तो वाइब्रेशन इसमें बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। बीच में ये हुआ था कि मेरा ना एक एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, तो उसमें मेरी बाइक इंश्योरेंस क्लेम में गई थी। अब इंश्योरेंस क्लेम में जब जाती है तो मेरा एक्चुअली हुआ क्या था, मेरा जो ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं जिस पे एक्सट्रीम लिखा है, ये पूरा चेंज होकर के आया था। ठीक है। तो जब से ये चेंज हुआ है मेरा, मैं नहीं जानता कि ये ढंग से इसकी फिटिंग बिठाई नहीं गई है या फिर क्या है, जब से ये नया डला है उस तब से ना क्या है कि जब मैं इसको मान लो आप 100 की स्पीड पे जाता हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होती है। ठीक है। और कहीं ना कहीं अब इसकी जो वाइब्रेशंस है यहाँ पे जहाँ पे आपकी थाइज आती हैं यहाँ पे भी शुरू हो चुकी हैं। बाकी बात करिए जैसे पीछे कोई बैठते हैं सीट पे तो कई बार होते हैं पीछे वाली सीट पे बंदों को वाइब्रेशन फील होती है, तो पीछे इसमें फिलहाल में इतनी कोई खास वाइब्रेशंस नहीं है, हल्की फुल्की फील होती हैं, वो भी तब होती है जैसे आप हाई स्पीड्स पे हो 90-100 पे हो तब फील होती है, वरना इतनी कुछ खास फील नहीं होती इसमें वाइब्रेशन। ठीक है। चलो गियरिंग के बारे में पूछना चाहूँगा। आपकी भी फर्स्ट स्लॉट बाइक है, इससे पहले मैंने एक ब्लू वाली बाइक आप ही उनको जानते हो, हाँ जी। तो उनका कहना था कि गियर अटकते हैं, आप में कुछ ऐसा? मेरे साथ वैसे गियर अटकने वाला ऐसा इशू फिलहाल में नहीं आया। जब मैंने बाइक नई ली थी तब ये था कि हल्का फुल्का जैसे आप मान लो कोई भी नई बाइक लेते हो एकदम मैंने पैशन से इस पर अपग्रेड करा, तो कहीं ना कहीं ये था कि पैशन में सारे गियर आपके एक तरीके ऊपर होते हैं, इसमें पहला आगे बाकी नीचे, तो मेरे को बिल्कुल स्टार्टिंग के पहले 1 महीने में दिक्कत हुई थी गियर की, क्योंकि वो मेरे को खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ही शिफ्ट करना है। लेकिन जब से मेरे को समझ में आया तब से ये है कि बाइक में मेरे को पर्सनली ऐसा कोई फील नहीं हुआ, मेरे गियर बिल्कुल स्मूथ चेंज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्लच के बारे में तो जानूं, लाइट है या टाइट है, क्या कहना? क्लच ये है कि स्टार्टिंग में से काफ़ी टाइट था, उसके बाद ये है कि मैंने इससे अपने आप से सेटिंग कराई, बेसिकली हल्का फुल्का जो इसमें प्ले रखना होता है वो अपने हिसाब से रखवाया, तो उसके बाद से ठीक लगता है। ठीक लगता है, चलो भाई ये चीज़ है। अच्छा अब आते हैं हीरो वालों की थोड़ी सी सर्विस फीडबैक के बारे में जानना चाहता हूँ। आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, और सर्विस कितने की कराई है आपने, इसकी कितनी करा ली है सर्विस? इसकी 4 सर्विस हो चुकी है, 4 सर्विस आप करा चुके हो, ठीक है। और कितने की हुई थी? तो 4 सर्विस में वैसे एक बता दूं कि मैं नहीं जानता कि मेरे ना इसके एक्चुअल में जो डिस्क पैड है वो भी चेंज हो चुके हैं, और मेरी बाइक अभी सिर्फ 10,500 ही चली है, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो बहुत जल्दी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो सर्विस कितने के वैसे डिस्क पैड वैसे इसके आते हैं आपके 600 अराउंड के आते हैं, ठीक ही है, ठीक है, लेकिन वही है कि थोड़े से कॉस्टली है शायद। हाँ वही चीज़ है, लगता है क्योंकि आप एनएस से कंपेयर करोगे तो सस्ते होंगे उसके। हाँ उसके हल्के फुल्के सस्ते होंगे, उसका मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन होंगे सस्ते, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। बाकी बात करिए इसकी सर्विस की, तो देखो सर्विस के 2 चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। अगर आप जैसे मान लो बहुत बंदों जितनी मन करे उतनी बोलो भाई, ये आप जैसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि बहुत बंदों पे टाइम नहीं होता कि वो अपनी बाइक ना छोड़ के चले जाते हैं, तो देखो अब वो बात सिर्फ हीरो की नहीं है, वो बात है आप किसी में भी चले जाओ, बाइक छोड़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें होती हैं कि वो हटानी है जल्दी से। हाँ
कि बस हम दूसरी ये हटाऊं फिर दूसरी वो दूसरी लगा दो, तो वो चीज़ आपकी होती है। अब आप सामने जाओगे, सामने खुद खड़े से कराओगे रहोगे तो आराम से तसल्ली से वो तसल्ली रहेगी। अब बाकी मैं जब जाता हूँ मैं अपनी बाइक के पास ही रहता हूँ, और मैं चलाता हूँ अपने, जब से मैंने करोल बाग से बाइक ली थी तो मैं करोल बाग के सर्विस सेंटर से कराता हूँ। तो वहाँ का तो जितने स्टाफ है उनका बिहेवियर अच्छा है, और बाइक की सर्विस भी आज तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। नहीं, जैसे आप जिन्होंने बताया था स्टार्टिंग में इंजन की प्रॉब्लम आती थी तो सुनते थे ना कि हाँ है हाँ, actual। वो चीज़ है कि जैसे इंजन की स्टार्टिंग में हल्की फुल्की, जैसे मान लो अभी भी आती, कभी कभार आती है कि जैसे आप मान लो कि चलाते हो। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल के लिए बोलूँ, सेकंड गियर पे अगर मैंने बाइक को रखा है एक सर्टेन आरपीएम पे, जैसे 4000-5000 पे रखा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इंजन से कुछ बज रहा है, कुछ बज रहा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा क्या बज रहा है। अब मैं उनके पास जाके दिखाता हूँ हीरो वालों को, तो वो मेरे को कहते हैं कि सर इसका इंजन है ही ऐसा कि हाई रेविंग इंजन बनाया गया हल्का फुल्का, तो वो आपको आवाज़ ऐसी करते ही करता है। अब पता नहीं उसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है। कुछ टाइम में अगर ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है आवाज़, तो फिर मेरे को बहुत मेजर इशू बन जाएगा ये। ये चीज़ तो है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि वो हल्की फुल्की ऐसी चीज़ें भी हैं जो फिक्स नहीं कर पा रहे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसमें डिस्क पैड डलवाया, तो डिस्क पैड डलवाए मेरे को लगभग 16-1700 किलोमीटर हो चुके हैं। अभी भी आप, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, अगर मैं अभी भाई को बुलाता हूँ, तो जैसे इसका मैं टायर घुमाऊंगा तो इसकी डिस्क आवाज़ कर रही है, चिर 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 करके चिर आवाज़ कर रही और है। एक बार करवाना पड़ेगा फिर से आपको। हाँ, समझ गया मैं। तो वो मेरे को समझ नहीं आया कि उन्होंने ढंग से इसकी सेटिंग नहीं बिठाई या क्या था। वो सिर्फ डिस्क पैड में दिक्कत आई है, वैसे इसमें और कोई काम में मेरे को फिलहाल में ऐसी दिक्कत नहीं आई है। दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भाई। तो ओवरऑल मतलब आप एक तरीके से खुश हो, नहीं खुश हो, क्या कहना चाहते हो? क्योंकि देखो हाँ, ये चीज़ मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। पर्सनली अगर मैं बोलूँ, ये है कि मेरे को पसंद है भगाना। ठीक है। और जैसे बहुत बंदे होते हैं उनका भी ये होता है कि स्पोर्ट्स दिखने वाली बाइक चाहिए, लेकिन उनको चाहिए थोड़ी परफॉर्मेंस भी। तो मुझे कहीं ना कहीं, मेरे को अगर मैं पर्सनली बोलूँ, अब देखो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो उठा लो तो बहुत बंदे बोलेंगे कि यार इस ड्रैग रेस में रेडर जीत जाती है, एनएस जीत जाती है। लेकिन मैंने पर्सनली ड्रैग रेस मारी थी इसकी, उसके साथ एनएस के साथ, रेडर के साथ मैंने शायद एक बार करी थी। उसमें ये था कि मेरे साथ जो बंदा था उसको ढंग से चलानी नहीं आ रही थी, तो ऑफकोर्स उसमें मैं जीत रहा था जो चला रहा था। लेकिन एनएस के साथ जब मैंने मारी थी तो एनएस में कंपेरिजन में ये निकल गई थी आगे। ठीक है। तो अब मेरे वीडियो भाई के चैनल पे मिल जाएगी, उसके लिए सब्सक्राइब हाँ, वो आप देख लेना एक बार ठीक जाके। है, ठीक है, चलो। तो ये है कि परफॉर्मेंस वाइज मेरे को काफ़ी तगड़ी लगती है बाइक। ये है कि इसका जो इंस्टेंट रिस्पांस है, पहले आप खींचोगे तो एकदम खिंचती है, उड़ने को होती है। यहाँ ऐसी सेम चीज़ मैंने यहाँ पे जैसे NS 125 बजाज के शोरूम में आपको अब मिल जाती है। रिसेंट में उसमें ABS आया, तो मैं उसको जब देखने गया था, उस पर वीडियो बनाने गया था, तब मैंने वहाँ पे अपने जो भाई थे जो शोरूम वाले, उनसे चलवा के भी देखी थी। उनको कहीं ना कहीं ये लगा कि ये जो बाइक है ज़्यादा अच्छी खिंच रही है उससे कंपेरिजन में। उसके कंपैरिजन में। चलो ठीक है भाई। अच्छा भाई, एक लास्ट सवाल करते खत्म करते इस वीडियो को, बहुत बड़ी हो गई है, ऑलमोस्ट सारी जानकारी मिली गई होगी गाइस आप लोगों को। तो ये जानना चाहता हूँ कि सपोज अगर आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी आपसे XYZ आप भी रिव्यू करते हो, आपसे पूछता है, आप रिकमेंड करोगे एक्सट्रीम, या हीरो वाले पैसे दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे लग रहा है पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। नहीं दे रहे भाई, ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी कमियां बताई है भाई ने जो जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती बताई गई है, जो भाई ने फेस करी है वो रियल लाइफ में है। हो सकता है लोग ना कर रहे हो, कुछ हो रहे होंगे जो कर भी रहे होंगे, तो वो चीज़ है। बाकी आप क्या कहना चाहते हो? रिकमेंडेशन है इस बाइक को लेने के लिए अगर लोग आज 2025 में लेना चाहते हैं तो? देखो 2-3 चीज़ें हैं कि क्योंकि NS जो है ABS के साथ आ गई है, टायर भी चौड़ा हो गया थोड़ा सा। देखो बहुत है कि जब से बाइक आई है तब से बंदों को था इसमें सिंगल सीट चाहिए। वो आ गई है शायद, अभी इसमें रिसेंट में सिंगल सीट आई है। ठीक है, बहुत मतलब ये है कि एक ही शोरूम पे है वो, और वो मेरे ख्याल से दिल्ली में नहीं है, जयपुर वगैरह साइड में है। तो ये है कि सिंगल सीट वैसे इसमें आ चुकी है, पर वही है कि मैंने उसका डिजाइन देखा था, जैसे आप देख सकते हैं इसमें स्प्लिट सीट ऊपर है, तो उसका भी डिजाइन कुछ ऐसी है कि स्प्लिट सीट, वो सिंगल सीट है उसकी, लेकिन वो हल्की सी ऊपर ही है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है उससे सिंगल सीट का फायदा कुछ हुआ नहीं है। ये है तो बिल्कुल प्लेन टाइप होती तो हो जाता। हाँ, ये है कि देखो जैसे इसमें काफी लंबा गैप है, उसमें थोड़ा कम गैप हो जाएगा, ये आपको फायदा मिलेगा। तो जिन बंदों को ये है कि उनको ये स्टार्टिंग से पसंद थी लेकिन स्प्लिट सीट के चक्कर में ले नहीं रहे थे, तो वो तो जा सकते हैं क्योंकि उनको अब सिंगल सीट मिल जाएगी। ठीक है। और जिन बंदों का ये था स्टार्टिंग से कि उनको फैमिली वाइज ही चाहिए, उनको सीट वाइज मतलब सीट ऐसी चाहिए जो फैमिली में दिक्कत ना दे, तो उस मामले में बोलूँगा कि इसको छोड़ देना, रेडर के साथ चले जाना, या फिर आपकी SP 125 भी काफ़ी सही है और अच्छी चलती है, होंडा का इंजन है, काफ़ी रिलायबल रहता है। रिलायबल नहीं, महा रिलायबल है। हाँ, तो वो आप जा मौज काट देगा जिसको मिल गया। हाँ, तो उसके साथ आप जा सकते हो, क्योंकि इसके इंजन में जो आपकी रिफाइनमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी मिलेगी। एक तरफ आप सोचोगे अच्छा है, एक टाइम पे आप सोचोगे कि भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, और हीट भी काफ़ी ज़्यादा मार देता है ये। थैंक यू सो मच यश भाई, आपने भले मिले 3 महीने बाद मगर बहुत तगड़ी अच्छी वीडियो बनवाई है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने डिटेल में दे दिया भाई। मेरे चैनल पे ओनरशिप मिल गया आप लोगों को, बट इस चैनल पे आप लोगों को इससे रिलेटेड आपको कुछ कंटेंट चाहिए या कुछ और चाहिए, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।